आज की क्रिएटिविटी की बड़े लोगों का सीक्रेट है। सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, कांट, डेकार्ट, न्यूटन, कॉपरनिकस, निकोलाई टेस्ला ने इसे इस्तेमाल किया और आज इसे इलॉन मस्क इस्तेमाल कर रहा है। आज हम इसी फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग की को खंगालेंगे। व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग? ब्रेक डाउन complex problem or thing into the most basic unit, that is fundamental truth. Then rebuild solution or thing from the ground up. यानी प्रॉब्लम को आप ट्री समझें, अपने लीव्स, ब्रांचेस, ट्रंक को छोड़ देना है और रूट को तलाश करना है, रूट काज तक पहुंचना है, फिर उस रूट से न्यू वे से ट्री को डेवलप करना है। यानी हर प्रॉब्लम के बेसिक फैक्ट को तलाश करना है, जैसे अर्थक्वेक में उसका एपी सेंटर तलाश किया जाता है। कोर रीजन को तलाश करना है और पंजाबी में जो कहते हैं विचली गल, उसको तलाश करना है। इसके बहुत सारे नाम हैं: रूट लेवल क्रिएटिविटी, जीरो बेस थिंकिंग, बेड रॉक क्रिएटिविटी। मैंने कहा कि बड़े लोगों का ये सीक्रेट है, तो इसलिए जरूरी हो गया है कि इसके ऊपर एक कर्सरी नजर डाल ली जाए। इसका बानी एरिस्टोटल को समझा जाता है। वो हर चीज की 10 कैटेगरीज बनाता, फिर हर कैटेगरीज की आगे 10 सब कैटेगरीज बनाता और हर सब कैटेगरी की आगे स्मॉलेस्ट कैटेगरीज बनाता, और वो जो स्मॉलेस्ट कैटेगरी होती वो उसका फंडामेंटल ट्रुथ थी। सोक्रेटिस सिस्टमैटिक क्वेश्चन से फंडामेंटल ट्रुथ तक पहुंचता, कांट पॉस्टुलेट के जरिए फंडामेंटल ट्रुथ तक पहुंचता, और डेकार्ट हर चीज पर सिस्टमैटिक डाउट करता और जो बाकी बच जाता वो फंडामेंटल ट्रुथ होता। इलॉन मस्क हर चीज का फंडामेंटल यूनिट्स को तलाश करता है, फिर उन यूनिट्स को बाजार से खरीदता है और उस चीज को बनाने की टेक्निक सीखता है और बाजार से 8 से 10 गुना सस्ती चीज को बना देता है। इसलिए ही इज द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, ही इज द मोस्ट इनोवेटिव पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। ये एक बड़ा क्यूब है और ये रिंग है, टेनिकॉइट रिंग। अब इसमें से, इस रिंग में से ये मैं गुजारता हूं तो ये नहीं गुजर रहा। अब ये हमारी प्रॉब्लम, हम इसको क्या करते हैं कि इसको ब्रेक कर लेते हैं इसके फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर। तो इसको फंडामेंटल यूनिट्स में हमने ब्रेक कर लिया। इसका फंडामेंटल यूनिट ये एक छोटा क्यूब बनता है। अब हमने इसको रीबिल्ड कर लिया है और अब हम इसको टेनिकॉइट रिंग में से गुजारते हैं, तो अब ये गुजर गया। और ये मिसाल है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। दूसरा एक कुक है, वो कुछ पका रहा है, उसके पास यीस्ट कम हो गई और अब वो कुकिंग कर रहा है और उसके पास मौका नहीं है कि वो बाजार से यीस्ट मंगाए। तो वो क्या करता है, वो फंडामेंटल रीजन तलाश करता है कि मुझे यीस्ट क्यों चाहिए। तो उसको पता चलता है कि फंडामेंटल रीजन ये है कि मैं यीस्ट से फर्मेंटेशन करना चाहता हूं। तो वो क्या करता है कि सोर डो यानी खमीरा आटा लेता है और उसको इस्तेमाल करके फर्मेंटेशन कर लेता है। तीसरी मिसाल भी लेते हैं एक्सरसाइज। हम सेलिब्रिटीज की को कॉपी करते हुए ये क्या करते हैं कि पहले गाड़ी निकाली, उसके बाद हम किसी पार्क में पहुंचे, फिर वहां पे उसको ट्रैक सूट पहना, जॉगर्स पहने, फिर वॉकिंग ट्रैक पर गए और फिर आधा घंटा जनाब एक्सरसाइज की, फिर उसके बाद वापस आए, वापस आने के बाद गाड़ी में पहुंचे, फिर ट्रैक सूट वगैरह उतारा और दूसरे कपड़े पहने, फिर आधे घंटे की ट्रैवलिंग की और घर पहुंचे। यानी आधे घंटे की एक्सरसाइज है और 1.5 घंटा आपका इधर उधर लग गया। अब आप फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएं कि एक्सरसाइज करते क्यों। तो एक्सरसाइज क्यों करते हैं कि मसल्स की मूवमेंट हो, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी हो, मसल्स की जो है स्ट्रेचिंग हो। तो ये काम आप घर में भी कर सकते हैं, आप स्टेयर्स में अप एंड डाउन जाके भी कर सकते हैं, अपने लॉन के अंदर वॉक करके भी, खड़े होके भी कर सकते हैं। अब चौथी मिसाल एलन मस्क की है। वो इलेक्ट्रिक कार बनाना चाहता था,
वो लोगों की पेट्रोल और गैस से जान छुड़वाना चाहता था। उसके लिए उसको बैटरी की जरूरत थी। उसने सोचा कि बैटरी क्या है। He broke the problem to the fundamental truth. उसे पता चला कि बैटरी कोबाल्ट, निकल, एल्यूमिनियम, कार्बन, लिथियम, पॉलीमर, स्टील कैन पर मुश्तमिल है। उसने इन कंपोनेंट्स को बाजार से खरीदा और बैटरी बनाने की टेक्निक सीखी और सस्ती बैटरी बना दी जो $80 पर किलोवाट आवर कास्ट करती है, जबकि दूसरी बैटरियां $600 पर किलोवाट आवर कास्ट करती हैं। इस तरह वो 8 गुना सस्ती बैटरी बनाने में कामयाब हो गया। पांचवी मिसाल भी देते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां हैं, आपके घर में बहस चल रही है कि सैर करने किधर जाए, तो आप इसका फंडामेंटल पर्पस तलाश करें। तो फंडामेंटल पर्पस ये है कि रेस्ट हो, नोवेल्टी हो और कुछ चेंज हो जाए। तो अब आप बेशक किसी दूसरे शहर में ना जाएं, आप अपने शहर में किसी पार्क में चले जाएं, किसी नहर पे चले जाएं, किसी दरिया पे चले जाएं, तो ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप रेस्ट भी कर पाएंगे, न्यू आपको सीन्स भी मिल जाएंगे और आपकी चेंज भी हो जाएगी। अब आते हैं डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। लोग कहते हैं कि सैनिटाइजर महंगे होते हैं। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल लगाया जाए तो फंडामेंटल ट्रुथ ये निकलता है कि सैनिटाइजर में 60% अल्कोहल, 1% ग्लाइसरीन और बाकी फ्रेगरेंस, वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह होती है। 100 ml का सैनिटाइजर बाजार से 200 रुपए का मिलता है। अगर इन कंपोनेंट्स को बाजार से खरीदा जाए और मिक्स करके बमा बोतल इसकी कीमत 25 रुपीस बनती है, जो बाजार की कीमत से 8 गुना सस्ती है। दूसरी मिसाल है वजन को कम करना। लोग कहते हैं कि अगर वजन एक दफा बढ़ जाए तो फिर उसके बाद कम नहीं होता। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल लगाया जाए तो फंडामेंटल ट्रुथ ये निकलता है कि वजन उस वक्त बढ़ता है जब कैलोरी इनटेक जो है वो ज्यादा हो और कैलोरी बर्नआउट कम हो। आप इसको कैलोरी इनटेक्स को कम करके और कैलोरी बर्नआउट को ज्यादा करके वजन कम कर सकते हैं। मशहूर इंग्लिश सिंगर एडेल ने इसी टेक्निक से अपने वजन को रिकॉर्ड टाइम में 45 किलोग्राम कम किया। अब तीसरी मिसाल बड़ी ही दिलचस्प है। दो दोस्त बड़े अरसे के बाद मिलते हैं। एक बहुत कमजोर होता है, बाल भी उसके बिखरे होते हैं। तो वो उससे पूछता है कि भाई तुम्हें क्या हुआ? वो कहता है यार मुझे नफसियाती बीमारी हो गई है और मैं रात को जब सोने लगता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी चारपाई के नीचे कुछ छुपा हुआ है और मैं कितने लाखों रुपए लगा चुका हूँ, कितने साइकेट्रिस्ट को दिखा चुका हूँ, कितने साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन कर चुका हूँ, लेकिन आराम नहीं आया। सारी रात जागता रहता हूँ और बार बार चारपाई के नीचे देखता रहता हूँ। दोस्त जो है हंसने लग पड़ा। वहमी दोस्त कहता है मेरी बीमारी पे तुम हंस रहे हो? तो वो दोस्त कहता है कि तुमने लाखों रुपए लगा चुके हैं, तुम 1000 का पिज्जा और बोतल मुझे पिलाओ तो मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। वो किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वहां से पिज्जा और खाते हैं, फिर बोतल पीते हैं और उसके बाद जो वहमी दोस्त है वो कहता है कि आप इलाज बताओ। वो कहता है तुम ऐसे करो कि आज घर जाके चारपाई के जो चारों पाए हैं उनको काट दो। वो ऐसे ही करता है और उसका वहम दूर हो जाता है। तो दोस्त ने फर्स्ट प्रिंसिपल को लगाया कि उसके वहम की वजह क्या है कि चारपाई के नीचे कोई है। अगर चारपाई का नीचे ही ना रहे तो ये फिर वहम कैसे करेगा? तो ये है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का कमाल। अब आते हैं जोक्स की तरफ। ये जोक मैंने शर्तिया मिठे से लिया है। एक माई और बाबा अपनी शादी की 40वीं सालगिरह मना रहे थे। दोनों की उम्र 60-60 साल थी। सालगिरह मना चुके तो एक जिन आया और बोला कि तुम दोनों ने 40 साल बड़े इत्तेफाक से और प्यार मोहब्बत से गुजारे हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी एक एक ख्वाहिश को पूरा करो। तो पहले माई जो है वो बोलती है कि मेरी ख्वाहिश है कि एक बड़ी कोठी हो, एक बड़ी कार हो और बहुत दौलत हो मेरे पास। और जिन हाथ मलते हुए कहता है धड़ धिच धिक तुम तनता छन छुपीछा, और पलक झपकते सारी चीजें आ जाती। अब जिन ने बाबे से ख्वाहिश पूछी। बाबा बोला मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बीवी मेरी उम्र से 30 साल छोटी हो जाए। जिन ने हाथ मले और कहा धड़ धिच धिकी तुम तनता छन छुपीछा, और देखते ही बाबे की उम्र 90 साल हो गई, यानी 30 साल बड़ा हो गया। अब इसमें बाबे का फंडामेंटल ट्रुथ ये था
کہ وہ 60 سال کا ہی رہے اور اس کی بیوی 30 سال چھوٹی ہو جائے. لیکن جن نے فنڈامنٹل ٹروتھ کو چینج کر دیا اس نے بابے کی خواہش کو پورا تو کیا ہے لیکن بابے کی عمر بڑھا کر. اب دوسرا جو دیکھتے ہیں، خالد حمید بچپن کے دوست تھے، ان کو خیال آیا کہ ان کو سیر کرتے ہیں، کوئی شکار کرتے ہیں، اسے جنگل میں چلے گئے. انہوں نے خیمہ لگایا، خیمہ لگا کے اس کے بعد انہوں نے کھانا پکایا، کھانا کھایا اور سیر وغیرہ کرنے چلے گئے. جب سورج ڈھل گیا تو وہ واپس آئے، تو واپس آ کے تو وہ سونے کے لیے لیٹ گئے. تو خالد بولا کہ ذرا اوپر تو دیکھو تمہیں کیا نظر آ ہے. حمید بولا 14ویں کا چاند، لاکھوں ستارے اور وسیع اور عریض آسمان. خالد بولا ان سب کا مطلب کیا ہے؟ حمید بولا کہ کریٹر نے ہمارے لیے کتنی خوبصورت کائنات جو ہے وہ بنائی ہے. خالد بولا بے وقوف انسان، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہمارا خیمہ چوری کر کے لے گیا ہے کوئی اور ہم کھلے آسمان کے تلے لیٹے ہوئے. اس میں دو فنڈامنٹل ٹروتھ ہیں، ایک حمید کا اور دوسرا خالد کا. دونوں کے کلیش سے نزاع پیدا ہو. تیسرا لطیفہ ملا نصیر الدین کی کتاب سے لیا ہے. ملا نصیر الدین کے گاؤں میں ایک گلوکار آیا. ملا بڑی دیر تک گانوں کا فرمائش کرتے رہے. ہر گانا ختم ہوتا تو کسی انعام کا اعلان کر دیتے، گھڑی تمہارا انعام ہے، سونے کی انگوٹھی تمہارا انعام ہے، ترکی گھوڑا تمہارا انعام ہے. گلوکار انعام کے لالچ میں مسلسل گاتا. جب بالکل تھک گیا تو ملا سے کہا جناب میرا انعام دے دیجئے. ملا بولے بھائی کون سا انعام؟ تم نے گانے سنا کر میرے کانوں کو خوش کیا، میں نے انعام سنا کر تمہارے کانوں کو خوش کر دیا، حساب برابر ہو گیا. اس میں دو فنڈامنٹل ٹروتھ ہیں، گانا اور انعام. ملا نے دونوں کو ہی صوتی بنا کر مزاح کو پیدا کیا. حالانکہ روٹین میں گانا تو صوتی ہوتا ہے یعنی سونک ہوتا ہے، مگر انعام جو ہوتا ہے وہ فزیکل ہوتا ہے. اب آتے ہیں سٹوری کی طرف. یہ سٹوری آپ کو فرسٹ پرنسپل تھنکنگ کی تمام معلومات دے دے گی. ٹی کپس اینڈ ٹیچر. یہ سٹوری عریبین نائٹ سے لی گئی ہے جس کو رچرڈ ایف برٹن نے مرتب کیا تھا. 3 دوست لمبے عرصے کے بعد اپنے آبائی شہر میں اکٹھے ہوتے ہیں. تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ اس فلسفے کے استاد کو ملتے ہیں، ملاقات بھی ہو جائے گی اور سیکھنے کو کوئی چیز بھی مل جائے گی. انہوں نے ٹائم لیا اور مقررہ وقت پر پروفیسر کے گھر پہنچ گئے. استاد نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور حال احوال پوچھنے لگے. تینوں نے مہنگائی کا رونا شروع کر دیا. پہلا بولا کہ لیوائز جین اور دوسرے گارمنٹس پہنتا ہوں، بہت مہنگے ہو گئے ہیں. دوسرا بولا بینک سے لون لے کر بحریہ ٹاؤن میں کوٹھی خریدی ہے، اب ہر ماہ تنخواہ میں سے قسطیں کٹ جاتی ہیں، باقی کچھ بچتا ہی نہیں ہے. تیسرا دوست بولا لوگوں سے پیسے ادھار لے کر ہونڈا سیوک خریدی ہے، اب آئے روز جو ہیں لوگ پیسے مانگتے ہیں اور ذلیل کرتے ہیں. استاد غور سے ان کی پریشانیوں کو سنتے رہے. اس کے بعد استاد نے مختلف قسم کے کپس منگوائے اور میز پر رکھوا دیے اور کہا کہ ان میں سے اپنی اپنی پسند کے کپ چن لیں. اب کوئی ایک سنہری رنگ کا کپ تھا، اس کے اوپر بڑے خوبصورت نقش و نگار تھے. ایک زیبرا کی طرح تھا جس کے اوپر وائٹ اور بلیک لائنز تھیں. ایک سفید تھا جس کے اوپر سرخ گلاب کا پھول بنا ہوا تھا. ایک ٹیولک شیپ کا تھا پرپل کلر کا، اور ایک بھورے رنگ کا مٹی کا سادہ سا کپ. الغرض ہر قسم کے کپ موجود تھے، سمپل، ڈیکوریٹڈ، سستے اور مہنگے. لڑکے کپس کو دیکھنے لگے. ایک کپ دیکھتے پھر دوسرا کپ دیکھنا شروع کر دیتے. کپ کی سلیکشن ان کے لیے مسئلہ بن گئی. کچھ دیر کے بعد انہوں نے ایک ایک کپ جو ہے وہ اٹھا لیا، لیکن ابھی بھی ان کی نظریں بقیہ کپس کے اوپر موجود تھیں. اور ایک دوست نے تو ایک اپنا سلیکٹ کیا ہوا کپ اٹھایا، واپس رکھا اور کوئی اور کپ وہاں سے اٹھا لیا. استاد لڑکوں کی کشمکش کو دیکھ رہے تھے. اس کے بعد چائے آ گئی. استاد نے مٹی کا بنا ہوا سادہ سا کپ اٹھایا اور اپنے سامنے رکھ لیا. چائے منتخب کپس کے اندر ڈالی گئی اور لڑکے اب بھی بقیہ کپس کو دیکھ رہے تھے اور استاد بڑے مزے سے چسکیاں لے کر چائے پی رہے. جب لڑکے چائے پی چکے تو استاد نے کہا ہم نے پینی تو چائے ہوتی ہے، مگر ہمارا سارا فوکس کپس پر ہوتا ہے. ہمارا فنڈامنٹل پرپس تو چائے ہوتی ہے،
मगर हम गैर जरूरी कप्स की शेप्स, डिजाइन, कलर में उलझे होते हैं। यही उलझन हमारी अक्सर परेशानियों की वजह है। कपड़ों का फंडामेंटल पर्पस तो जिस्म ढांपना और गर्मी और सर्दी से बचाना है, लेकिन हम लिवाइस और गुची के कप्स में उलझे होते हैं। घर का फंडामेंटल पर्पस तो छत फराहम करना है और बुनियादी सहूलतें देना है, मगर हम बैरियर टाउन और डिफेंस के कप्स में उलझे होते हैं। गाड़ी का फंडामेंटल पर्पस एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है और सफर को आरामदेह करना है, मगर हम सिविक और फॉर्च्यूनर के कप्स में उलझे होते हैं। अगर हमें जिंदगी में फंडामेंटल पर्पस का पता चल जाए तो हमारी जिंदगी से बहुत सारी मुश्किलात जो हैं निकल जाए। लड़कों ने अपने कीमती और पुरकशिश कप्स को देखा और उसके बाद उस्ताद के सस्ते और सादा कप को देखा और गहरी सोच में गुम हो गए। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग उनके दिमागों के अंदर उतर चुकी थी। अब हम आते हैं टीचिंग की तरफ। ये हमेशा से मसला ही रहता है कि ए कहाँ पर लगाना है और एन कहाँ पर लगाना। यही बताया जाता है कि जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनसे पहले ए लगाना है और जो वावल से शुरू होते हैं उनसे पहले एन लगाना है। लेकिन इसके साथ साथ एक्सेप्शन भी बता दी जाती है। मसलन अगर वावल ओ जो है वो वा की आवाज दे तो एन की बजाय ए लगाना है, जैसे A1। और अगर वावल यू की आवाज दे YOU की, तो एन की बजाय ए लगाना है, जैसे ए यूनिवर्सिटी। और अगर कॉन्सोनेंट H आ की आवाज दे तो ए की बजाय एन लगाना है, जैसे NR। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग लगाई जाए तो फंडामेंटल ट्रूथ ये निकलता है कि किसी लफ्ज को उर्दू में लिखें, अगर अलफ से शुरू हो तो एन लगा दें, अगर किसी और हर्फ से शुरू हो तो ए लगा दें। मसलन ओ की मिसाल लेते हैं, A1 लिखते वक्त वाव से शुरू हो रहा है इसलिए ए लग गया। एन ऑरेंज है ओ ही, लेकिन ऑरेंज को लिखते वक्त अलफ से शुरू हुआ, एन लगा दिया। अब यू की मिसाल ले लेते हैं, ए यूनिवर्सिटी ये से शुरू हो रही है तो ए लगा दिया। एन अम्ब्रेला अलफ से शुरू हो रहा है तो एन लगा दिया। तीसरी मिसाल भी लेते हैं, एन आर अलफ से शुरू हो रहा है तो इसलिए एन लगा दिया। लेकिन ए हार्स हे से शुरू हो रहा है तो ए लगा दिया। दिल तो कर रहा है कि आपको एक और भी फंडामेंटल ट्रूथ बता दूं जो आपको चुका देगा। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या शर्त है कि इधर ए लगाएं इधर एन लगाएं, किस मुसीबत में डाला हुआ है। तो इसका फंडामेंटल ट्रूथ है कि बोलते वक्त सांस की रवानी और आसानी बरकरार रहे। वावल की जब आप आवाज निकालते हैं तो उसमें सांस को बाहर निकालते हैं, ए ई आई ओ यू। जब बाहर निकालते हैं तो उसके बाद नीड पैदा होती है कि सांस अंदर लें, यानी इनहेल करें। और जब कॉन्सोनेंट की आवाज निकालते हैं तो उस आवाज को होंठों, दांतों और टंग के जरिए उसको पास देते हैं। जैसे होंठों से बी पी आपने हवा को रोका है, और जुबान से जैसे डी टी जुबान से इसको रोका है, और जैसे सी जी अब दांतों से हवा को जो सांस निकाल रहे हैं उसको रोका है। अब आते हैं ए और एन की तरफ। ए जो है वो वावल की तरह ए आवाज को वो बाहर निकालता है, एन जो है वो सांस बाहर निकालते वक्त इसको रोक लेता है। अब लैंग्वेज इस तरह से डिजाइन की जाती है कि सांस निकले रुके ताकि आप बातें करते रहें और सांस की रवानी बरकरार रहे। अब मैं यहां पे आपको मिसाल दे, ऑरेंज से पहले ए भी लगा के देखते हैं और एन भी लगा के देखते हैं। ए ऑरेंज, दो दफा सांस बाहर निकाली है, मुश्किल पैदा होगी। लेकिन अगर आप कहेंगे एन ऑरेंज, रोकी निकाली तो कितनी आसानी होगी। दूसरी मिसाल भी देखिए, N1 दो दफा सांस रोकी तो मुश्किल होगी, लेकिन A1 निकाली रोकी कितनी आसान होगी। तो ये इसका फंडामेंटल जो ट्रुथ है
ए और एन लगाने का वो ये है कि आप स्मूथली बात करते रहें, सांस निकालें, सांस रोकें। इस पैटर्न पे ये ग्रामर जो है वो बनती है। उम्मीद है कि इस मिसाल ने आपको चौंकाया भी होगा और फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग को आपके अंदर उतारा होगा। आज मैं इस थिंकिंग को आपके अंदर उतार के रहूंगा। अब आते हैं बिजनेस की तरफ। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग आपको सिर्फ अमीर नहीं, अमीर तरीन बना सकती है। मलक रियाज एक प्रॉपर्टी टाइकून है। उसका बिजनेस सीक्रेट क्या है? सब प्रॉपर्टी डीलर पॉश एरिया में मकान खरीदते हैं, वहां से मकान उनको मिलता है 100 का, और वो उसको बड़ी कोशिश के साथ 105, 110 पे बेचते हैं, यानी उनको 10 का प्रॉफिट होता है। मलक रियाज ने फर्स्ट प्रिंसिपल लगाकर फंडामेंटल ट्रुथ ये निकाला कि लोग उस जगह पर मकान खरीदना पसंद करते हैं जहां पर ये 7 फैसिलिटीज हों। अच्छी सड़कें हों, पानी, बिजली, गैस हो, स्कूल, अस्पताल हो, प्ले ग्राउंड्स हों, लॉन्स हों, मार्केट हो, सेफ्टी हो और डिसेंट लोकेलिटी हो। उसने क्या किया? उसने बंजर इलाके में शहर से दूर जमीन ली जो बहुत सस्ती मिल गई, और ये 7 फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड करके उसको भी पॉश एरिया बना दी। इस पे उसके लगे 50। अब जब वो उस मकान को बेचेगा तो वो बेचता है 110 का। गोया उसने एक प्लॉट के अंदर 60 कमाए, जबकि दूसरे प्रॉपर्टी डीलर ने 10 कमाए। यहां एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरे प्रॉपर्टी डीलर ने 100 इन्वेस्ट किए थे, जबकि मलक रियाज ने 50 इन्वेस्ट किए। अगर उन जितनी इन्वेस्टमेंट ये करे तो ये 2 मकान उसमें बना सकता है, और इसका प्रॉफिट जो होगा वो फिर 50 नहीं 100 होगा। उनका प्रॉफिट 10 था, उनसे 10 गुना इसका प्रॉफिट ज्यादा है। और यही वजह है कि वो दिनों में पाकिस्तान का अमीर आदमी बन गया और बैरिया टोन की बहर में सारा प्रॉपर्टी का बिजनेस बहने लगा। अब आते हैं सेल्स की तरफ। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग की ऐसी टेक्निक है जो कि आपकी सेल्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। ये एक सच्चा वाकया है। न्यूयॉर्क में एक मॉल था, उसकी धूम पूरे अमेरिका में थी। एक दिन मॉल के मालिक ने खूबसूरत सेल्स गर्ल्स के लिए इश्तिहार दिया। इंटरव्यू वाले दिन वो खूबसूरत लड़कियों का इंटरव्यू कर रहा था कि एकदम एक स्याफाम लड़की इंटरव्यू देने के लिए दाखिल होगी। काला रंग, मोटे होंठ, चपटी नाक, घुंघराले से ऐसे छोटे छोटे से बाल और फरबा, गोया बदसूरती के तमाम लवाजमात उसमें मौजूद थे। मालिक उसको देख के चौंक गया। बेशतर इसके कि वो कुछ कहता, स्याफाम लड़की मार्टिना बोली, अगर काम पसंद ना आए तो मुझे फायर कर दीजिए। मालिक लाजवाब हो गया और उसे रख लिया। कुछ दिनों के बाद मालिक को ख्याल आया कि वो मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका विजिट करे। जो खूबसूरत लड़कियों के स्टॉल थे वो खाली खाली थे, लेकिन ये जो स्याफाम लड़की मार्टिना है, इसके स्टॉल के ऊपर रश लगा हुआ था। वो बड़ा हैरान हो गया कि ये क्या माजरा है। उसने मार्टिना को कहा कि मुझे आकर मिलो। मार्टिना जब फारग हुई तो वो मिलने मालिक को चली गई। मालिक ने पूछा कि तुम्हारे स्टॉल पर लोगों का रश क्यों था, जबकि दूसरी सेल गर्ल फारग थी, इसका क्या माजरा है? मार्टिना बोली, मैं सेल्स का फंडामेंटल ट्रुथ जानती हूं। मालिक बोला, वो क्या है? मार्टिना बोली, हर कस्टमर जब कोई चीज खरीदने आता है तो उसकी 3 फंडामेंटल ख्वाहिशें होती हैं। पहली कि उसे पूरी चीज मिले, यानी वो क्वांटिटी कॉन्शियस होता है। दूसरी कि उसे अच्छी चीज मिले, यानी वो क्वालिटी कॉन्शियस होता है। तीसरी कि उसे सस्ती चीज मिले, यानी वो प्राइस कॉन्शियस होता है। मैं कस्टमर की तीनों ख्वाहिशें पूरी कर देती हूं। मालिक उसकी बात बड़े गौर से सुन रहा था। फौरन बोला कि वो कैसे? मार्टिना बोली, मसलन किसी ने 1 किलो चीनी मांगी तो मैं पीछे से 1.25 किलो यानी 750 ग्राम लेकर आती हूं। जब वेट बैलेंस पे उसे रखती हूं, वो 750 का हिस्सा देखकर परेशान हो जाता है कि चीनी कम है। मैं फिर पीछे जाती हूं और चीनी लाती हूं और मजीद डालती हूं, तो बैलेंस पर 1000 ग्राम आना शुरू हो जाता है। वो मुतमईन हो जाता है।
मैं थोड़ी सी चीनी और डाल देती हूँ, तो गाहक खुश हो जाता है कि ना सिर्फ उसको पूरी चीनी मिल रही है बल्कि उसको ज्यादा मिल रही है। उसका क्वांटिटी कंसर्न खत्म हो जाता है। दूसरी सेल्स गर्ल्स पीछे से ज्यादा चीनी लाती हैं। बैलेंस 1000 ग्राम से ज्यादा शो करता है। अब जब वो चीनी निकालती हैं तो गाहक के कंट्रास्ट बायस की वजह से वो महसूस करता है कि उसे चीनी कम मिली है। दूसरा, मैं चीनी तोलते वक्त साथ साथ चीनी की तारीफ करती हूँ कि ये बर्फ की तरह सफेद है, बर्फी की तरह शीरीं है और मिस्री की डली की तरह मीठी है। जब इसमें आप खाना पकाएंगे तो इसकी मिठास आपको मजा देगी। इस तरह उसकी दूसरी ख्वाहिश कि उसे अच्छी चीज मिले पूरी हो जाती है, यानी उसका क्वालिटी कंसर्न खत्म हो जाता है। तीसरा, मैं अपने माल की तारीफ करती हूँ कि हमारी चीनी का रेट मुनासिब है, इससे सस्ती चीनी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इस तरह उसकी तीसरी ख्वाहिश कि उसे सस्ती चीज मिले पूरी हो जाती है, यानी उसका प्राइस कंसर्न खत्म हो जाता है। दूसरी सेल्स गर्ल्स अव्वल तो गाहक से बात नहीं करती, अगर करें भी तो इररेलेवेंट मौजू पर बात करती हैं। मैं जो चीज बेच रही होती हूं उसके मतलब ही बात करती हूं और साथ साथ मुस्कुराहट की श्रेणी भी डालती रहती हूं। दूसरी सेल गर्ल्स अव्वल तो मुस्कुराती नहीं, अगर मुस्कुराएं भी तो वो होंठों को सकेटती हैं, जबकि मैं दिल से, आंखों से, गालों से, होंठों से मुस्कुराती हूं। मुस्कुराहट दुनिया की बेहतरीन मेकअप किट है जो चेहरे को खिलते गुलाब की तरह हसीन बना दे। मालिक मार्टिना की बातें सुनकर हैरान रह गया और इतना खुश हुआ कि उसे तमाम सेल्स गर्ल्स का इंचार्ज बना दिया और तनख्वाह में इजाफा कर दिया। ये है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का कमाल। अब आते हैं मीडिया की तरफ। इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म में साफी प्रेस रिलीज को नहीं देखते, रॉ डाटा को नहीं देखते, बल्कि उनका जो फोकस होता है वो फर्स्ट हैंड सोर्स के ऊपर होता है, मुतलका रिकॉर्ड के ऊपर होता है और खबर की फंडामेंटल ट्रुथ जो है उसको वो निकाल लेते। डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं उनकी मकबूलियत का राज भी फंडामेंटल ट्रुथ में छुपा है। वो किसी मसले के ऊपर सोर्स को पकड़ते हैं और उस मसले के एक्सपर्ट्स की ओपिनियन साथ साथ दिखाते रहते हैं और उसके जो फैक्ट्स हैं वो साथ साथ पेश करते हैं। इससे एक क्रेडिबिलिटी पैदा होती है और आप डॉक्यूमेंट्रीज को देखते हो। तीसरी मिसाल भी देखते हैं यूट्यूब शॉर्ट के बारे में। अब यूट्यूब ने यूट्यूब शॉर्ट बनाने से पहले इसके एक्सपर्ट्स ने एक क्वेश्चन रखा कि लोगों को एंगेज करने का सीक्रेट क्या है। तो उन्हें फंडामेंटल ट्रूथ पता चला कि जो चीज फास्ट डोपामीन हिट दे लोग उसके साथ एंगेज हो जाते हैं। और दूसरी उनको ये बात पता चली कि डोपामीन स्पाइक जो है उसका दौरानिया 15 सेकंड से 6 सेकंड तक होता है। तो इस तरह उन्होंने यूट्यूब शॉर्ट को इंट्रोड्यूस किया और जिसके रिजल्ट्स आपके सामने। अब आते हैं ईडियम्स की तरफ। पहला इडियम है डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी सारे अंडे एक बास्केट में ना डालो। अब फंडामेंटल पर्पस आपका क्या होता है कि अंडों को जब बास्केट में डालते हैं तो पर्पस यही है कि अंडे सेफ रहें। तो अगर वो बास्केट गिर जाए तो सारे अंडे ज़ाया हो जाएंगे, तो इसलिए वो कहता है कि अंडों को 2-3 बास्केट में डालो, अगर एक गिर भी जाएगा तो बाकी आपके पास मौजूद है। यू कैनॉट जज ए बुक बाय कवर। किताब पढ़ते वक्त फंडामेंटल पर्पस ये होता है कि आपको इल्म हासिल हो। अगर आप किताब खरीदते हैं उसके टाइटल जो है उसकी वजह से या उसका जो कवर है उसकी चमक दमक की वजह से, तो चांस ये है कि आपका फंडामेंटल पर्पस पूरा ना हो। तो इसलिए सीडीएम में एडवाइस करता है कि कंटेंट पे नजर डाल दें, कुछ थोड़े से पेजेस आगे पीछे एक दो करके लाइनें वगैरह पढ़ लें ताकि आपका फंडामेंटल ट्रूथ पूरा हो जाए। तीसरा इडियम भी सुने, टीच ए मैन टू फिश, यानी किसी भूखे की मदद करनी है तो उसे मछली ना दो बल्कि उसको धागा दे दो, उसको कांटा दे दो और मछली पकड़ने की टेक्निक दे दो।
کیونکہ آپ کا اور اس کا جو فنڈامنٹل پرپز ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ خوراک ملے. آج آپ نے مچھلی دی ہے، کل نہیں دیں گے تو وہ بھوکا رہے گا. تو اس لیے اس کو مچھلی پکڑنے کا پورا طریقہ ہی بتا دیں. اب آتے ہیں لٹریچر کی طرف. ارنسٹ ہیمنگوے کا ناول ہے دی اولڈ مین اینڈ دی سی. یہ بہت ہی مشہور ناول ہے. اس میں کیوبا کا ایک بزرگ فشر مین ہے سینٹیاگو. وہ روزانہ مچھلی پکڑنے سمندر میں جاتا ہے لیکن ناکام واپس لوٹ. 84 دن گزر جاتے ہیں، اس کے ہاتھ مچھلی نہیں لگتی. ایک دن پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ گہرے سمندروں کے اندر جائے گا اور وہ گہرے سمندروں میں چلا جاتا ہے. وہاں پہ جائنٹ مارلن جو ہے اس کے کانٹے کے ساتھ لگ جاتی ہے، جس کا وزن عام 1000 کلو گرام کے قریب ہوتا ہے اور اس کی جو لینتھ ہے وہ 16 فٹ کے برابر. اب وہ اگر لوگوں کی باتیں سوچتا کہ مارٹن پکڑنا مشکل ہے، مارٹن پکڑنا اپنی موت کو آواز دینے کے برابر ہے، مارٹن تو کبھی کسی نے پکڑی نہیں ہے، تو وہ تو مایوس ہو کے بیٹھ جاتا. لیکن نہیں، وہ کیا کرتا ہے، فرسٹ پرنسپل لگا کے فنڈامنٹل ٹروتھ جو ہے وہ نکالتا ہے اور اس پہ فوکس کرتا ہے. وہ مارلن کی اسٹرینتھ کو دیکھتا ہے، اپنی اون اسٹرینتھ کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک اسٹریٹجی بناتا ہے کہ مارلن کو مسلسل میں نے بھوکا رکھنا ہے اور مسلسل اس کو تھکاتے رہنا ہے. اور اس اسٹریٹجی پہ کام کرنے کے لیے وہ بوٹ کے پیچھے چلا جاتا ہے اور بوٹ کے ساتھ ٹیک جو ہے وہ لگا لیتا ہے. کبھی مارلن کو کھینچتا ہے، کبھی اس کو چھوڑتا ہے، کبھی اس کو بھگاتا ہے. 3 دن اور 3 راتیں یہی کام کرتا رہتا ہے. اس کے بعد مارلن جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے ہار جاتی ہے اور یہ اس کو پکڑ لیتا ہے. اب یہاں پہ ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ فشر مین کے قریب مارلن پکڑنا اتنا ہی اہم ہے جتنا کسی فٹ بالر کے قریب ورلڈ کپ جیتنا. اب آتے ہیں اردو پوئٹری. مغز کو باغ میں جانے نہ دیجیو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. یہ شعر پتہ نہیں کس کا ہے لیکن میر کے کھاتے میں پڑا ہوا ہے. اس کا جو فنڈامنٹل ٹروتھ ہے وہ یہ ہے کہ نپ دی ایول ان دی بٹ. یعنی مغز کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، کہ شہد کی مکھی باغ میں جائے گی، پھولوں کا رس چوسے گی تو شہد کا چھتا بنائے گی اور شہد بنانا شروع کر دے گی. پھر لوگ آئیں گے، وہ شہد کا چھتا اتار لیں گے، شہد نکال کے لے جائیں گے. جو چھتا ہے وہ موم کا ہوتا ہے، وہ موم بتی والے لے جائیں گے اور موم بتی اس سے بنائیں گے. پھر لوگ اس موم بتی کو خریدیں گے اور گھر لائیں گے، اس موم بتی کو جلائیں گے. جب جلائیں گے تو وہ جو پروانہ ہے وہ آئے گا اور وہ جل کے راکھ ہو جائے گا. یعنی نہ شہد کی مکھی جنگل میں جاتی، نہ وہ پروانہ مرتا. تو یہ بڑا ہی امپورٹنٹ فنڈامنٹل ٹروتھ ہے جو بہت ساری جگہوں پہ لگتا ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں یہاں آئی اور 1757 میں ان کو اقتدار مل گیا اور پھر 1947 میں تقریباً 190 سال انہوں نے یہاں حکومت کی. اگر وہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں نہ آتی، مغز جو ہے شہد کی مکھی جنگل میں نہ جاتی، تو یہ غلامی نہ ملتی. تو اس شعر کو آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، برٹش کو ہند آنے نہ دیجیو کہ برسوں غلامی کا توق ہوگا. اب دوسرا شعر بھی سن لیں. ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکان کو نقشے پا پایا. غالب کا شعر ہے. اس میں انسانی نفسیات کا فنڈامنٹل فیکٹ جو ہے وہ بیان کیا کہ ہم نے سوچا کہ دیکھیں کہ انسان کی خواہشات کتنے ہیں، اس لیے ہم امکانات میں، پاسبلٹیز میں کہ جو صحرا ہے اس میں چلتے چلے گئے کہ دیکھیں کہ انسان کی خواہشیں کہاں جا کے ختم ہوتی. تو جتنا ہم دور جا سکتے تھے وہاں بھی دیکھا تو خواہش کے قدموں کے نشان تھے، خواہش آگے تھی. کس خوبصورتی سے غالب نے انسان کے اس فنڈامنٹل فیکٹ کو بیان کیا ہے. اب تیسرا شعر بھی سن لیتے ہیں، یہ بھی غالب کا ہے. یہ شعر آپ کو فنڈامنٹل پرنسپل تھنکنگ سمجھنے میں بہت مدد دے گا. منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، عرش سے پرے ہوتا کاش مقام اپنا. یہ غالب کا شعر ہے. یعنی زمین اپنے سائز کے حساب سے اس کو دیکھیں تو کائنات کے مقابلے میں ایک ذرہ ہے.
میرے والد صوبیدار نذر حسین انگلش کے شاعر تھے، تو ان کی میں نظم کی ایک لائن آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ارتھ از ایز اے بگ ایز اے فگ آن اے ٹری، کہ زمین اتنی بڑی ہے جتنی ایک درخت کے اوپر، ایک ٹہنی کے اوپر لگی ایک فگ یعنی انجیر۔ تو اس شعر میں بھی وہ یہی کہتا ہے کہ اتنا چھوٹی سی زمین پہ ہم ذرے کے برابر رہتے ہیں، اگر ہم کائنات میں رہتے ہوتے، ہم بجائے اس کے کہ ہمارا ٹھکانہ زیر عرش ہوتا، ہم اگر بالائے عرش ہوتے تو کھڑکی کھولتے تو نظارہ کچھ اور ہوتا۔ لوگ اس کی یہ تشریح کرتے ہیں، میں اس سے بالکل اگری نہیں ہوں۔ میرے نزدیک اس شعر کا جو فنڈامنٹل آئیڈیا ہے وہ آئنسٹائن کی اسپیشل ریلیٹیوٹی کے ساتھ ملتا ہے۔ آپ کو آسانی کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ایک آدمی اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، ڈرائنگ روم میں اندھیرا ہو جاتا ہے، وہ اپنے صوفے سے اٹھتا ہے، اٹھ کے چند قدم جاتا ہے سوئچ بورڈ کے پاس، سوئچ بورڈ سے بٹن جو ہے وہ اس کو نیچے کرتا ہے اور لائٹ جل جاتی ہے۔ یہ منظر سب نے دیکھا۔ اب یہی منظر ایک آدمی جو سپیڈ آف لائٹ پہ موو کرتا ہے وہ دیکھتا ہے، تو اس کو یہ کیسے نظر آتا ہے؟ اس کو یہ نظر آتا ہے کہ ڈرائنگ روم میں روشنی ہوئی، سوئچ اوپر ہوا اور سوئچ بورڈ سے کوئی بندہ واپس آ کے اپنی سیٹ پر بیٹھا، اس کو بالکل ہی ڈیفرنٹ نظر آئے گا۔ اس شعر کو اسپیشل ریلیٹیوٹی کے کانٹیکس میں پڑھیں تو غالب کی فرسٹ پرنسپل تھنکنگ آپ کو چونکا دے۔ اب آتے ہیں آرٹ کی طرف۔ آج آپ کو ہینڈ رائٹنگ، ڈائیگرام اور پینٹنگ کو خوبصورت بنانے کا ٹرک بتا دیں۔ یہ ٹرک آپ کو فرسٹ پرنسپل تھنکنگ سے ملے گا۔ کسی بھی ڈائیگرام، ہینڈ رائٹنگ یا پینٹنگ کا جو فنڈامنٹل ٹروتھ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، سرکل یا سرکل کا کوئی پارٹ، اسٹریٹ لائن یا اسٹریٹ لائن کا کوئی پارٹ۔ آپ ایک پیج لیں، اس کے اوپر مختلف سائز کے سرکل بنائیں، پورا پیج آپ نے بھرتے ہیں، اور اس کی بیک سائڈ پہ مختلف ڈائریکشنز میں اسٹریٹ لائنیں لگائیں اور 21 دن کریں۔ اس کے بعد آپ فرسٹ پرنسپل کا کمال دیکھیں، تحریر لکھیں گے تو خوش خط ہوگی، ڈائیگرام بنائیں گے تو شاندار ہوگی، پینٹنگ بنائیں گے تو کمال کی ہوگی۔ یہ سب فرسٹ پرنسپل تھنکنگ کی دین ہے۔ اب آتے ہیں انوینشنز کی طرف۔ پہلی مثال، ایلان مسک انسانوں کو مریخ پر آباد کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کو راکٹ کی ضرورت تھی۔ وہ راکٹ خریدنے روس چلا گیا، انہوں نے کی ایک راکٹ کی قیمت $80 ملین بنائی۔ اس نے بارگیننگ کی لیکن بات نہیں بنی۔ یہ واپس آ گیا اور سوچا کہ راکٹ کیا ہے۔ He broke down the problem to the fundamental truth۔ تو اسے پتا چلا کہ راکٹ ایلومینیم، ٹائٹینیم، کاپر سے مل کر بنتا ہے، اور یہ کمپوننٹ اگر بازار سے خریدیں تو راکٹ کی قیمت کا جسٹ 2% ہے۔ ایلان نے ان کمپوننٹس کو بازار سے خریدا اور راکٹ بنانے کی ٹیکنیک کو سیکھا اور $50 ملین میں ری یوزیبل راکٹ بنا دیا۔ اگر ایلان کا راکٹ صرف 5 چکر لگائے تو اس کی قیمت فی چکر $10 ملین بنتی ہے۔ اس طرح اس کا راکٹ دوسرے راکٹوں کی نسبت 8 گنا سستا ہے۔ اب آتے ہیں سولر پینل کی طرف۔ الیکٹریسٹی از دا موسٹ اوبیڈینٹ فارم آف انرجی، اس لیے ہر کوئی الیکٹریسٹی بنانا چاہتا ہے۔ اس کو بنانے کے کنونشنل جو طریقے ہیں وہ ہائیڈل ہے، تھرمل ہے، نیوکلیئر ہے، لیکن تینوں میں 3 پرابلم۔ نمبر 1، ایک تو یہ مہنگے ہوتے ہیں، کاسٹلی ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ان کو بنانے میں سالوں لگتے ہیں۔ تیسرے، ہائیڈل کے علاوہ دوسرے جو ہیں نان رینیوبل ریسورسز ان میں لگتا ہے۔ ایک امریکی چارلز فرٹ نے ان 3 پرابلم سے ہی فنڈامنٹل ٹروتھ کو نکالا، اور اس نے 19 سالہ فرانسیسی ایڈمنڈ بیکرل کے 1939 کے فوٹو وولٹک ایفیکٹ کے پرنسپل کو عملی جامہ پہنایا، اور 1883 میں اس نے پہلا سولر سیل، جس کے اوپر سیلینیم کی لیئر اور گولڈ کی لیئر تھی، اس نے بنا دیا، جس نے سورج کی روشنی کو الیکٹریسٹی میں بدل دیا، اور آج دنیا میں
2132 मिलियन मेगावाट बिजली सोलर पैनल से बन रही है। ये है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का कमाल। अब तीसरी मिसाल भी देखते हैं। स्विस इंजीनियर जॉर्ज डी मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ शिकार कर रहा था। उसने देखा कि बुलडॉग प्लांट के बुर यानी डोडे उसके कुत्ते के बालों के साथ चिपक। उसने फर्स्ट प्रिंसिपल लगाया तो पता चला कि बुर के ऊपर जो हैं वो टाइनी हुक्स हैं और जो कि कुत्ते के बालों की जो लूप्स हैं उनके अंदर फंस गए। इससे उसको चिपकने की फास्टनिंग की जो फंडामेंटल ट्रुथ है उसका पता चल गया। उसने कपड़े की 2 स्ट्रिप्स ली, एक के ऊपर उसने वही हुक्स लगा दी, छोटी छोटी हुक्स लगा दी टाइनी साइज की, और एक स्ट्रिप के ऊपर उसने लूप्स जो हैं वो बना दिए और दोनों स्ट्रिप्स को जोड़ा तो वो चिपक गई। इस तरह से वेलक्रो इजाद हो गया। ये है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का कमाल। अब आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। बांग्लादेश में पानी का मसला था। कहते हैं कि बंदा वहां पे प्यास से मर रहा होता था, उसको पानी देते थे, कहता मैंने पानी नहीं पीना। आप सोच रहे होंगे क्यों? उसकी वजह यह है कि पानी के अंदर जो खतरनाक पॉइजन आर्सेनिक, जिसको उर्दू में सैंखिया कहते हैं, वो था। WHO कहता है कि अगर पानी के अंदर 10 माइक्रोग्राम से कम आर्सेनिक हो तो वो पानी ड्रिंकेबल है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर 50% जो वेल्स हैं उनमें आर्सेनिक की मिकदार 10 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज्यादा थी और 28% वेल्स में 50 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज्यादा थी। लोग साफ पानी की बूंद बूंद को तरस रहे थे। तो बांग्लादेशी केमिस्ट प्रोफेसर अब्दुल हसन ने फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचा कि पानी में मसला नहीं, पानी में मौजूद आर्सेनिक का मसला है, उसको निकाल दिया जाए तो मसला हल है। उसने आर्सेनिक निकालने के कई तरीके आजमाए। बिल आखिर उसने सैंड, चारकोल और बिट्स ऑफ ब्रिक यानी ईंट के टुकड़े से ऐसा फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाया जो आर्सेनिक के ट्रेसेस तक को निकाल दे, और उस फिल्ट्रेशन सिस्टम की कीमत सिर्फ $35 और पूरे 1-2 गांव के लिए वो काफी है। इस तरह से पानी का मसला हल हो गया। कैसे हल हुआ? फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से। दूसरी मिसाल भी बांग्लादेश से है कि बांग्लादेश में कॉलरा और डायरिया का मसला बहुत है। 1961 में 7th वेव आई थी, 71 में भी वेव आई थी और बहुत सारे लोग जो हैं वो उससे उनकी अमवात हुई। डॉक्टर दिलीप महालाना बिस एक पीडियाट्रिशियन है, बच्चों के डॉक्टर, और उनके साथियों ने जो फंडामेंटल रीजन मालूम की वो ये थी कि डायरिया से डेथ्स नहीं हो रही, बल्कि डायरिया की वजह से जो लूज मोशन लगते हैं उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है और पानी और जो ज़रूरी नमकियात हैं, मिनरल्स, वो जिस्म से निकल जाते हैं। तो उन्होंने ग्लूकोज, NaCl, पोटाशियम क्लोराइड, डाइसोडियम सिट्रेट का मिक्सर लिया, 1970s के अंदर ही लिया, और उसको पानी में हल करते हैं और वो मरीज को जब पिलाते हैं तो रिहाइड्रेशन हो जाती है, उसकी पानी की कमी और जो नमकियात की कमी है वो पूरी हो जाती है। और इसी चीज को, इस मिक्सर को आज आप ORS के नाम से जानते हैं, और इसकी वजह से दुनिया में 50 मिलियन जो हैं बंदों की लाइफ को है वो सेव किया गया है। अगर आपको बताएं तो 1970 में जो डायरिया से दुनिया में डेथ्स हुई वो 4.6 बिलियन थी, और अब 2024 के अंदर जो डेथ्स हैं वो 1.6 बिलियन है, और ये सब है ORS का कमाल। और डॉक्टर दिलीप महालाना बिस और उसके साथियों डॉक्टर रफीकुल इस्लाम, डॉक्टर माजिद मौला, उनका कमाल है कि उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग लगाई और ORS को बना दिया। अब तीसरा मसला भी बड़ा ही दिलचस्प है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। जापान के एक शहर कोबामोटो में अजीब मसला पैदा हो गया। सूर्य गुरूब होने के बाद 12,000 कौवे जो हैं, क्रोज जो हैं, वो तारों पे और पास के दरख्तों के ऊपर आके बैठ जाते, और
وہ اپنا ایکسکریٹا کرتے، بٹھیں کرتے تو وہ گندگی پھیلتی. دوسرا ڈسٹ بن سے کچرا اٹھاتے اور کچھ کھاتے اور کچھ پھینکتے، یعنی بہت زیادہ وہ گند پھیلا رہے تھے. شہر کی انتظامیہ بہت پریشان تھی کہ اس کا کیا حل نکالیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ جاپان کے قانون کے اندر جو کرو کو مارنا ہے وہ اللیگل ہے. جو جاپانی معاشرہ ہے اس میں کرو کا بہت مقام ہے. اس کو ڈیوائن برڈ سمجھا جاتا ہے، اس کو سمبل آف گائیڈنس سمجھا جاتا ہے، اس کو سمبل آف گڈ فارچون سمجھا جاتا ہے. اس لیے ان کے ہاتھ جو تھے وہ بندھے ہوئے تھے. اس مشکل میں انتظامیہ نے نوکی سوکوہارا سے رابطہ کیا، جو 20 سال سے کرو ووکلائزیشن پہ ریسرچ کر رہا تھا. سوکوہارا نے فرسٹ پرنسپل سے کرو کو بغیر مارے جان چھڑوانے کا فیصلہ کر لیا اور کرو کی اس آواز کو تلاش کرنا شروع کر دیا جو وہ کسی خطرہ میں الرٹ کے طور پہ ساتھیوں کے لیے نکالتا ہے اور سارے کوے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اس نے کرو الرٹ کی آواز کو ریکارڈ کیا اور شہر کی انتظامیہ کو دیا کہ جس جگہ کرو کو بھگانا ہے وہاں پر سپیکرز میں اسے چلائیں. انتظامیہ نے 10 جگہ پہ وہ سپیکر لگائے اور سن سیٹ کے بعد وہ کرو الرٹ جو ہے اس کو چلایا جاتا اور کوے بھاگ جاتے اور 12,000 سے وہ کم ہو کے 4,000 رہ گئے، وہ بھی ان علاقوں میں جس میں انتظامیہ کو ان کے رہنے پہ کوئی ایشو نہیں تھا. تو یہ ہے فرسٹ پرنسپل کا کمال. تو اتنے کمال کی چیز ہے تو ہم کیوں نہ جانیں کہ اس کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے. تو اس کے 3 سٹیپس ہیں. فرسٹ، آئیڈینٹیفائی دا پرابلم. نمبر 2، بریک ڈاؤن دی پرابلم ٹو فنڈامنٹل ٹروتھ. یہ بیک بون سٹیپ ہے اور اس پر زیادہ ٹائم اور انرجی کو لگانا ہے. آئنسٹائن کہتا ہے if I had an hour to solve a problem, I would spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about the solution. Step 3, rebuild in a new way and give new solution. تو اب مثال بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹریفک جیم کا مسئلہ بڑے شہروں میں ہوتا ہے. اس مسئلے کو جب آپ فرسٹ پرنسپل سے بریک کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں پہ باٹل نیک ہیں، یعنی جس جگہ پر کوئی چوک ہے یا جو سڑک ہے وہ تنگ ہو رہی ہے یا کوئی موڑ ہے تو وہاں پہ ٹریفک بلاک ہوتی ہے. تو وہاں پہ آپ اوور ہیڈ برج بنا دیں، وہاں پہ انڈر گراؤنڈ پاس بنا دیں یا وہاں پہ سگنل لگا دیں تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں کنکلوژن کی طرف. فرسٹ پرنسپل تھنکنگ از دا سیکرٹ ویپن آف سکسیس فرام ایرسٹاٹل ٹو ایلان مسک. ٹوڈے the secret is being revealed to you. Now it is up to you to use it and transform yourself from ordinary to extraordinary. Go ahead. Wish you good luck. Thank you for paying attention. We'll meet soon. Please stay tuned.